हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मृदु एवं कठोर जल क्या होता है, तो मृदु जल किसे कहते हैं एवं कठोर जल क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जल में उपस्थित लवणों और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को मृदु अथवा कठोर कहा जाता है। ओके, तो जल में उपस्थित जो लवण होता है उसके आधार पर क्या होता है, जो जल में उपस्थित जो लवण होता है और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर इसको क्या है, दो भागों में कैटेगराइज अथवा दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो वह है मृदु जल और दूसरा है कठोर जल। ओके, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जल में उपस्थित लवणों और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को मृदु अथवा कठोर कहा जाता है, अर्थात मृदु जल एवं कठोर जल कहा जाता है। मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाला जल मृदु जल कहलाता है। तो मृदु जल किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो साबुन के साथ क्या करता है, जल्दी झाग देता है, उसको क्या करता है, मृदु जल कहते हैं। वर्षा का जल और आंसू जल आदि मृदु जल। ओके, तो जैसे कि वर्षा का जल हो गया और आंसू जल, ये सभी क्या होता है, मृदु जल होता है। ओके, आंसू जल, तो आंसू जल क्या होता है, तो चलिए आंसू जल के बारे में समझते हैं कि आंसू जल क्या होता है। ओके, तो आंसू जल ऐसा जल होता है जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं होता, उसे ही आंसू जल कहते हैं। आंसू जल किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर भी बोला जाता है। ओके, तो आंसू जल किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि आंसू जल ऐसा जल होता है जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल नहीं होता, इसे आंसू जल कहते हैं। अर्थात लवण अर्थात जैसे कि इसमें साल्ट अर्थात इसमें नमक की कोई मात्रा नहीं होता, उसी को क्या बोला जाता है, आंसू जल कहते हैं। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो आंसू जल का उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में किया जाता है। ओके, कठोर जल जिसको इंग्लिश में हार्ड वाटर भी बोला जाता है, साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। तो कठोर जल किसे कहता है, तो साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला जो जल होता है वह कठोर जल कहलाता है। साबुन ऐसे जल के साथ फटकर थक या अवक्षेप देता है। ओके, तो इस प्रकार से जो साबुन होता है वह जल के साथ फटकर थक या फिर अवक्षेप देता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को मृदु एवं कठोर जल के बारे में समझ आएगा कि मृदु एवं कठोर जल क्या होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि मृदु जल वो क्या होगा, जो साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देगा वो मृदु जल होगा, और जो कठोर जल क्या होता है, तो जो साबुन के साथ बहुत कम झाग देगा एवं देर से क्या करेगा, वह झाग देगा। इस प्रकार से जो जल होता है उसी को ही कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता का कारण, रीजंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो चलिए इसमें समझते हैं कि जल की कठोरता का कारण या जल की कठोरता का रीजन क्या है। ओके, तो जल का कठोरता होने का कारण क्या है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी भी लवण के उपस्थित होने पर जल कठोर हो जाता है। ओके, तो जल में कैल्शियम या और जो मैग्नीशियम कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से कोई भी विलयन यदि उसमें उपस्थित है तो जल है वह कठोर जल हो जाता है। ओके, तो जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको किससे डिनोट करता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जैसे कि यहाँ पर समझते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को CaHCO3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसी प्रकार मैग्नीशियम को भी प्रदर्शित किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सल्फेट, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4। ठीक, इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट हो गया MgSO4 तथा क्लोराइड। ओके, तो क्लोराइड जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है, जैसे कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एवं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो इसमें इसमें बोला जा रहा है कि यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से यदि इसमें से कोई भी विलयन यदि जल में उपस्थित है तो वह जल क्या होगा, कठोर जल होगा। ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले हो मृदु जल होता है। तो ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले हो मृदु होता है। यदि यहाँ पर सोडियम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो वहां पर N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि जल में क्या है, N अर्थात सोडियम की यदि लवण का जो घुले हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो जल होगा वह मृदु जल होगा। साबुन उच्च वसीय अम्लों फैटी एसिड का सोडियम लवण होता है, जिसे सोडियम स्टीरियर C17H35 COONA। ओके, तो साबुन क्या होता है, एक उच्च वसीय अम्लों अर्थात
फैटी एसिड का सोडियम इलेवन होता है जिसको क्या कहते हैं, जैसे सोडियम स्टेट अथवा जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम स्टेट है जिसका जो फार्मूला होता है वो C17H35COO होता है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर अछूत बनाता है जिसे दिए गए समीकरण द्वारा व्यक्त करता है। ओके, तो ये क्या करता है, जो सोडियम स्टेट क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के साथ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट एवं कैल्शियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सोडियम स्टेट क्या करता है, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिक्रिया करके अवक्षेप बनाता है जिसे दिए गए समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समीकरण के द्वारा समझते हैं। तो चलिए इस समीकरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर C17H35COO क्या है, यह सोडियम स्टीरिएट है, सोडियम स्टीरिएट। ओके, तो यहाँ पर M2+ किसको प्रदर्शित करता है, तो M2+ कैल्शियम या मैग्नीशियम को दर्शाता है। ओके, तो इस प्रकार से जब यह क्रिया करता है तो क्या बनाता है, C17H35COO2M का क्या बनाता है, एक अवक्षेप बनाता है और 2Na+ इसके साथ ही क्या करता है, मुक्त करता है, अर्थात इस प्रकार से सोडियम आयन भी बनाता है, अर्थात इस प्रकार से क्या करता है, आपस में क्रिया करता है। ओके, यहाँ M2+ Ca2+ या M2+ को दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पर जो M2+ लिखा गया कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण को प्रदर्शित करता है। ओके, जब तक जल में लवण पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो जाते तब तक साबुन के साथ झाग नहीं बनती और इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन व्यर्थ चला जाता है। ओके, तो जब तक जो जल से लवण क्या होता है पूरी तरह से अवक्षेपित नहीं हो जाता है तब तक साबुन के साथ जो झाग है वह नहीं बनता है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में बहुत सारा जो साबुन है वह व्यर्थ चला जाता है। यह अवक्षेप कपड़ों के साथ चिपक जाता है और इस कारण कपड़े मलिन या डल हो जाते हैं। ओके, तो यह अवक्षेप जो जैसे कि यहाँ पर जो बना अवक्षेप कहाँ चला जाता है, तो यह कपड़े के साथ चिपक जाता है जिसके कारण जो कपड़ा होता है वह मलिन या डल हो जाता था, जो कपड़े मलिन या गंदा हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोरता के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कठोरता के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ हार्डनेस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो पहला है अस्थायी कठोरता जिसको टेम्पररी हार्डनेस भी कहते हैं। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण होती है। ओके, अस्थायी कठोरता कब होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण ही अस्थायी कठोरता होता है। जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रदर्शित यहाँ पर जैसे कि लिख रहा हूँ, जैसे CaCO3 ये किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, जब जल में घुलता है तब ही अस्थायी कठोरता बनाता है, अर्थात जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के घुले होने के कारण ही जो जल होता है वह अस्थायी कठोरता होता है। उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलय कार्बोनेट में बदलकर अवक्षेपित हो जाते हैं। ओके, तो इसको उबालने पर जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उबालते हैं तो क्या होता है, जो विलय हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह अविलय कार्बोनेट में बदलकर अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, विलय होता है, किंतु जब इसको उबालते हैं तो क्या होता है, वह अविलय कार्बोनेट में बदलकर अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात ये क्या होता है, विलय नहीं होता। आपने अपने घरों में पानी गर्म करने वाले बर्तन में सफेद रंग की पपड़ी जमी देखी होगी, या अविलय कार्बोनेट के होते हैं। जैसे कि सामान्यतः क्या करते हैं, घरों में क्या करता है, पानी को गर्म करते हैं तो जैसे कि ऊपर में हम लोग देखते हैं कि जो पानी की सरफेस है, जो तल होता है उसमें क्या होता है, जो व्हाइट कलर था, जो सफ़ेद कलर की कुछ पपड़ी दिखाई देता है, वो क्या है, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जो हमको क्या करता है, सफ़ेद रंग की पपड़ी के रूप में हमको प्रदर्शित होता है। ओके, तो वह क्या होता है, अविलय कार्बोनेट, अर्थात वह क्या होता है, जो जल है उसमें अविलय होता है, अर्थात विलय नहीं होता। तो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे कि हम लोग गर्म करते हैं अर्थात उबालते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, CaCO3 प्लस इसके साथ ही H2O प्राप्त होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ओके, तो जैसे कि इस अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया गया, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर C है, जैसे कि HCO3 का क्या है, 2 मॉलिक्यूल अर्थात 2 मॉलिक्यूल्स है,
तो यहाँ पर एक CaCO3 लिया गया, CaCO3 एक भाग यहाँ से जुड़ गया, प्लस हाइड्रोजन H2 के साथ यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि HCO3 क्या कोष्टक में तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो H2 यहाँ से CO3 से एक ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पर O हो गया, प्लस बचा क्या CO और 2 ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से CO2। तो इस प्रकार से इस समीकरण को संतुलित किया गया। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करता है, उबाल लेते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो पानी के क्या होता है, जो सरफेस होता है, जो पानी की सतह पर जो सफ़ेद रंग की जो पपड़ी दिखाई देता है, वही क्या होता है, अविरल कार्बोनेट में बदल जाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके साथ ही वाटर एवं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। यदि जल की कठोरता में मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgSCO3 के कारण हो तो जल को उबालने पर क्या होगा। ओके, तो चलिए अब जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में समझते हैं कि कठोरता यदि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण हो तो जल को उबालने पर क्या होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में समझे, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। तो जैसे कि इसको मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए समझते हैं, तो MgHCH है। ओके, MgSCO3 और 2 क्या करता है, इसका जो फार्मूला है इसको क्या करते हैं, हम उबालते हैं तो क्या बनता है, MgCO3 बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, MgCO3 बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है, इसके साथ ही CO2। अर्थात जिस प्रकार से क्या बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बना, ठीक उसी प्रकार से इसका भी क्या करते हैं, बात है तो हमको मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। क्या आप होने वाले अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग इस होने वाले अभिक्रिया को क्या करता है, समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उबालते हैं तो हमको मैग्नीशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इसके साथ ही जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, मुक्त होता है। ओके, अस्थायी कठोरता को चूने से पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर भी दूर किया जा सकता है। तो जो अस्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा को मिलाकर इसको दूर किया जा सकता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है CaCO3। ओके, इसके में क्या मिलाता है, जैसे कि चूने के पानी, जैसे कि जो चूने का जो फार्मूला था क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ओके, तो इसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वह बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल मुक्त करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर एक कैल्शियम, तो 2 कैल्शियम हो गया, तो यहाँ पर CO3 2 है, तो यहाँ पर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आ गया CO3 के द्वारा, तो बचा क्या, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बचा। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कोष्टक में OH है, तो इससे प्रदर्शित होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसके साथ ही ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। तो ठीक इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित की गई, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या कितना हुआ, 4 हो गया, और ऑक्सीजन का 2, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया 2H2O। तो इसका मतलब हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अस्थायी कठोरता को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी भी कहते हैं, तो जिसको चूना भी कहते हैं, तो जो चूने की पानी की निश्चित मात्रा में मिलाकर इसको दूर किया जा सकता है। ओके, दूसरा स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो स्थायी कठोरता के बारे में समझते हैं कि परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के जल में घुले होने के कारण होते हैं, जिसे उबालने या चूने के पानी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। ओके, तो स्थायी कठोरता कब होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड घुले होने के कारण क्या होता है, जो जल होता है वह स्थायी कठोरता होता है। जैसे कि इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो जैसे कि कैल्शियम को CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 एवं मैग्नीशियम क्लोराइड के MgCl2। अर्थात इन चारों में से क्या कोई भी लवण इसमें जल में उपस्थित होने के होता है, तो इस स्थिति में जो जल होता है वह स्थायी कठोरता होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कठोर जल की मृदुकरण की आधुनिक विधियां। ओके, तो चलिए कठोर जल को क्या करता है मृदु करने के लिए आधुनिक विधि क्या है इसके बारे में समझते हैं। कठोर जल जिसमें अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है का मृदुकरण आमतौर पर दो विधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक विधि विपरीत परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस आर ओ आई मीन या आर ओ है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने आर ओ के बारे में सुना होगा कि आर ओ क्या है। तो आर ओ के द्वारा क्या किया जाता है, तो कठोर जल जिसमें अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है का मृदुकरण क्या है मुख्यतः या फिर जो आमतौर पर दो विधियों के द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक विधि है विपरीत परासरण जिसको कि आर ओ के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि जब दो विलयनों के बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है तो अब तनु विलयन से विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाता है। ओके, तो परासरण क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं क्या करता है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब गति करते हैं अधिक हमें जो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है तो उसे ही परासरण कहते हैं। ओके, तो इसमें विलायक के अणु क्या होता है, यहाँ एक कण कम सांद्रता जो विलायक के अणु या जो कण होता है वह कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। ओके, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर दिया गया है जब दो विलयनों के बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है तो तनु विलयन से विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर प्रभावित होता है, अर्थात तनु विलयन से क्या करता है सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, तो इसी की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो एक अर्धपारगम्य झिल्ली एक प्रकार की जैविक झिल्ली होता है जो कुछ अणु या आयनों को अपने से होकर अपने से होकर क्या कर रहा है जाने देता है, जबकि अन्य को नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है कृत्रिम झिल्ली भी होता है, अर्थात यह कृत्रिम झिल्ली भी होता है जिसे जल शुद्धिकरण हेतु प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आर यहाँ पर किसका उपयोग किया जैसे कि कृत्रिम झिल्ली के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल का शुद्धिकरण किया जा रहा है, अर्थात इस प्रकार से क्या अर्धपारगम्य झिल्ली एवं परासरण होता है। लेकिन विपरीत परासरण में उच्च दबाव का उपयोग कर सांद्र विलयन कठोर जल से पानी के अणु को अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है। तो इस प्रकार से विपरीत परासरण में क्या किया जाता है, तो उच्च दबाव का उपयोग कर सांद्र विलयन या जो कठोर जल है उससे पानी के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है, जिससे झिल्ली की दूसरी ओर हमें शुद्ध जल प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से क्या होता है इस के द्वारा हमको इशारों के द्वारा क्या होता है हमको शुद्ध जल प्राप्त हो सके। इस प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग कर कठोर जल से लवण के अणुओं को पृथक किया जाता है, हालांकि इस विधि में अधिक मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करके क्या कठोर जल से क्या होता है उसको मृदु बनाया जाता है। ओके, दूसरी विधि में कठोर जल को आयन विनिमय रेजिन का उपयोग कर मृदु किया जाता है। ओके, तो ये पहला विधि था कौन सा आरओ विपरीत परासरण जिसको इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, और दूसरा विधि है तो दूसरी विधि में कठोर जल को आयन विनिमय रेजिन का उपयोग कर मृदु किया जाता है। ओके, तो दूसरे विधि में क्या किया जाता है जो कठोर जल है उसको आयन विनिमय रेजिन का उपयोग कर मृदु किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम आयन मुक्त युक्त रेजिन रंध्रयुक्त पदार्थ के उपयोग द्वारा कठोर जल को छाना जाता है। ओके, तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है तो सोडियम आयन युक्त रेजिन होता है उसको रंध्रयुक्त पदार्थ के उपयोग द्वारा कठोर जल कठोर जल को छाना जाता है। जब कठोर जल रेजिन से गुजरता है तो जल में उपस्थित कैल्शियम Ca2+ और Mg2+ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का विनिमय रेजिन के Na+ आयनों के साथ हो जाता है, अतः प्राप्त जल Ca2+ और Mg2+ कैल्शियम आयन एवं मैग्नीशियम आयनों से रहित होकर मृदु जल हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है जो प्राप्त जल होता है वह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों से रहित अर्थात उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है वह मृदु जल हो जाता है। इस प्रक्रिया में Na+ आयन की मात्रा कम होने पर समय समय पर रेजिन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो इस प्रकार से यदि यहाँ पर Na+ अथवा सोडियम आयन की जो मात्रा यदि कम हो जाए तो इस स्थिति में क्या होता है वह समय समय पर रेजिन को बदलने की आवश्यकता पड़ता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ओके कि मृदु एवं कठोर जल क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि मृदु एवं कठोर जो कठोरतर जल होता है उसका कारण क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने कठोरता के प्रकार टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में जाना जो दो प्रकार के होता है। पहला है अस्थायी कठोरता
टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस। तो स्थायी कठोरता कब होता है? जब जो जल में क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है जल में घुला होता है, तो वह अस्थायी कठोरता होता है। एवं स्थायी कठोरता तब होता है जब कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की क्या होता है, जो सल्फेट या फिर क्लोराइड लवण क्या होता है जल में घुला होता है, तो वह स्थायी कठोरता होता है। इसके साथ से हम लोगों ने कठोर जल के मृदुकरण की आधुनिक विधिया के बारे में जाना, जिसके बारे में तो पढ़ रहा है जो विपरीत परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा। एवं दूसरा हम लोगों ने विनिमय आयन विनिमय रीजन के बारे में जाना, जिसके कारण क्या है जो कठोर जल है उसको मृदुकरण किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।